लास्ट क्लास में हम लोग कंडक्शन कर रहे थे। ठीक है। कंडक्शन में एक तो ये कराया था, रेडियल फ्लो ऑफ हीट वाले 2 क्वेश्चन कराए थे। फिर उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी में थर्मल रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट बताया था। उसमें सीरीज पैरेलल व्हीटस्टोन ब्रिज ये सब सिखाया था, है ना। यस सर। इसी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं मतलब, जैसे ध्यान दोगे कि तो जितने क्वेश्चन हमने किए हैं अभी तक, ये सब आई मीन स्टेडी स्टेट कंडक्शन के ही किए हैं, है ना। इवन इफ अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिर्फ एच जो कांस्टेंट होता था वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। हाँ सर। यही कहानी होगी ना, इससे ज्यादा क्या होगा। तो अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन के लिए कोई अलग से थ्योरी की जरूरत नहीं है। से कुछ क्वेश्चन मिलेंगे तब तो उसके क्वेश्चन में मुश्किल होता है। फिर भी चलो देखते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं आज। जैसे कि क्वेश्चन देखो, दिख रहा है सबको। यस सर। इसको कोशिश कीजिए। जैसे इसमें देखो, स्टील रॉड एक साइड तो 100 डिग्री सेल्सियस फिक्स है, और दूसरे साइड वाटर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना इस क्वेश्चन में। अच्छा पहले खुद कोशिश करो, खुद कोशिश करो।
बोलो कुछ आया? सर थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू पता होनी चाहिए किसका? स्टील रॉड का। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया ही है। स्टील का थर्मल कंडक्टिविटी ना, हाँ चाहिए होगा। स्टील रॉड, हाँ स्टील का थर्मल कंडक्टिविटी लिखा है ना, इसमें देखा जाए टेबल 3.1, तो बताता हूँ। एक्सप्रेशन के टर्म में भी ले आओ तो चलेगा, बट लिख देता हूँ। एक्सप्रेशन के टर्म में भी ले आओगे तो चलेगा, बट लिख देता हूँ 46 जूल पर सेकेंड पर डिग्री सेल्सियस, शायद। हाँ, so K steel is 46 joule per second per meter per degree Celsius. आया कुछ? चलो, इस रॉड के इधर है स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पर, इधर वाटर है जिसका टेम्परेचर इनिशियल 0 है और बाद में 50 हो जाता है। तो किसी समय पर मान लो टेम्परेचर T है ऐसा, हीट का फ्लो इधर हो रहा होगा, है ना। इस मोमेंट पर रेट ऑफ हीट फ्लो मान लो कुछ भी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइंड द टाइम आफ्टर विच टेम्परेचर बिकम 50 डिग्री सेल्सियस, यही कहानी है। तो किसी भी मोमेंट पर अगर हम कंडक्शन का इक्वेशन लिखेंगे तो dq by dt is equal to minus ka dt by dx, ऐसा लिखेंगे। Yes, sir. यस अच्छा, तो और ठीक कर देते हैं। तो माइनस के ए डी टी क्या होगा, हमेशा 100 माइनस टी होगा ऐसा। Yes, sir. तो किसी dt टाइम में, किसी dt टाइम में जो हीट गया dq, वो dq हीट क्या करेगा, dm मास, अच्छा मास तो कांस्टेंट है इसका, वाटर का कुछ लिखा है ना, 1 kg. 1 kg। तो जो भी मास 1 है, ऐसे समझो, मास m इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी, है ना, dt, उसका टेम्परेचर dt से चेंज किया, Yes, sir.
तो इसको यहाँ रख दो, देखना ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मास इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू dt अपॉन dt, दिस इज इक्वल टू माइनस के ए बाई एल 100 माइनस टी, ऐसा लिख सकते हैं। ये एक्सप्रेशन सोच के बताओ, एक ही कहानी होगी, बाकी आसान है। हाँ सर। ये समझ में आया? dt टाइम में जो dq हीट गया, वो dq हीट इस वाटर के टेम्परेचर को dt से चेंज कर देता है, यस सर। क्योंकि जो भी यहाँ पर हीट जा रहा है वो इधर वाटर को ही मिल रहा है ना। हाँ सर। कोई डाउट किसी को? पक्का? ठीक है। अब देखो यहाँ 100 माइनस टी, थोड़ा यहीं पे ठीक कर देते हैं। यहाँ पर dt की जगह 100 माइनस टी और dx की जगह l अगर लिख देते हैं तो ये माइनस लिखने की जरूरत नहीं होगी, ये प्लस हो जाएगा, है ना? हाँ सर। तो अब इसको ठीक कर लो। तो सर वो प्लस कैसे हुआ, नहीं समझा। dt अपॉन 100 माइनस टी, देखो ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, कि x टेम्परेचर के साथ चेंज करता है, और तो dt में मतलब आगे का टेम्परेचर माइनस पीछे का टेम्परेचर, तो ये माइनस रहने देते तो dt को लिखते t माइनस 100 ना। अच्छा हाँ हाँ समझ गया। तो dt अपॉन 100 माइनस टी इज इक्वल टू के ए अपॉन मास m, लेंथ l, स्पेसिफिक हीट SW dt, ऐसा कुछ। दोनों ओर इंटीग्रेट कर दो। T इज इक्वल टू 0 पर टेम्परेचर कितना था वाटर का पहले? 0 डिग्री। 0 ही था ना। हाँ सर। तो 50 होने में कितना टाइम लगेगा, यही पूछा है। तो ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा ln2 इज इक्वल टू के ए अपॉन m इंटू l इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू टी। तो जो टाइम t की वैल्यू मिलेगी वो होगी मास m, लेंथ l, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर अपॉन k इंटू a इंटू ln2। वैल्यूज पुट कर दो, यही आंसर होगा। क्लियर है? आया समझ में सबको? यस सर। कंडक्शन का कोई असाइनमेंट दिया है क्या मैंने? नहीं सर। नो। आज दे दूंगा, कंडक्शन खत्म हो जाएगा अभी। सर वो इंटीग्रेशन नहीं समझा। क्या सर dt अपॉन 100 माइनस टी वाला। करके देखो ना, इंटीग्रेशन 1/x का क्या होता है, ln x होता है। हाँ सर। तो सर मुझे
ln 100 minus t by -1 आ रहा है। सही आ रहा है। तो फिर वैल्यूज पुट करके देखो, अपर लिमिट लोअर लिमिट। ठीक है सर। हुआ? लिख लिया सबने? यस सर। क्या आंसर आया? सर आंसर निकालना था। आप देखो, वैल्यूज पुट करके आंसर निकालोगे ना, वो तो मैं एक्सप्रेशन निकाल के छोड़ दिया। तो 6 into 10 to the power 7। बोलो कितना आया? सर 6 into 10 to the power 5 seconds। हाँ, सही है, लगभग 174 आवर के आसपास आता है। आगे बढ़े? यस सर। 174 आवर्स के आसपास आता है। एक दूसरा ये क्वेश्चन करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फंडामेंटल समझने के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है। टाइम लगे बट वो खुद से करो। ये भी तो देखो, इससे ऊपर वाला ये अनस्टेडी कंडक्शन था, बिकॉज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट टाइम के साथ चेंज कर रहा है।
है ना। अच्छा, तो उसी तरह ये भी एक अनस्टेडी स्टेट का क्वेश्चन है, कोशिश करो।
बोलो कुछ आइडिया। सर होने वाला है सर एग्जाम। हो गया सर। क्या आंसर आया? सर LMS/KA ln थीटा नॉट माइनस थीटा 1 अपॉन थीटा नॉट माइनस थीटा 2। हाँ सर ये है। यही है। सबको ये आया? ये देखते हैं कौन सा वाला दिया था, ये वाला। ये आंसर है। यस हाँ सर ये है। वेरी गुड। किसी को बताने की जरूरत है तो बोलिए। नो सर। पक्का? हाँ सर। यस सर। सर ये पिछला क्वेश्चन ही था, बस वैल्यूज नहीं थे। हाँ ठीक है, आगे बढ़े। ठीक सर। यस सर। अच्छा अब देखो, ध्यान से समझना, मतलब जस्ट मैं ऐसे ही एक चीज बता रहा हूँ। तो अभी तक जो दोनों क्वेश्चन हमने किया, दोनों में क्या था कि एक टेम्परेचर कांस्टेंट था, है ना? यस सर। थीटा नॉट जैसे इसमें कांस्टेंट है ना, हाँ सर। वो तो चेंज नहीं कर रहा है। देखो इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर है, समझ रहे हो सब लोग? हाँ सर। इसी तरह इससे पिछले वाले में ये स्टीम का टेम्परेचर कांस्टेंट था। यस सर। अब देखना इस क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल अगर मैं एक और इंक्रीज कर दूं,
कि इधर का हीट उधर जा रहा है, तो उधर का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है और इधर का भी डिक्रीज हो रहा है, तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ी बढ़ जाएगी। हाँ सर। तो एक क्वेश्चन वो वाला करो। क्वेश्चन नंबर 3 ना। हाँ सर। ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, कोशिश करो।
बोलो, कुछ आया आइडिया? सर एक मिनट, सर एक मिनट। So L into M1 S1 minus M2 S2 by KAT plus T2 minus T1. क्या है ये? So temperature difference. गलत है। सर 2 आंसर आएंगे क्या? नहीं, एक ही आएगा। चलो, यह है थोड़ा डिफिकल्ट है। सर हम लोग अगर इंटीग्रेट करेंगे dt को, dt जहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है और जो एंड में लिया मैंने T2 डैश T1 डैश लिया, तो फिर M1 S1 T2 माइनस T2 डैश, सर उससे इक्वेट कर सकते हैं ना हम लोग, इंटीग्रेट करके जो हीट आएगा टोटल। एक का हीट लॉस, दूसरे का हीट गेन। हाँ सर वही। कर सकते हैं। हीट इधर से इधर जा रहा है यस सर। क्योंकि लिखा हुआ है T2 ग्रेटर देन T1 ऐसा। तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा और इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। हाँ सर। ऐसे समझो, इसका हीट लॉस होगा और इसका हीट गेन होगा। ठीक है? यस सर। अच्छा, तो इसका हीट लॉस होगा मतलब इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा और इसका हीट गेन होगा मतलब इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ठीक है? यस सर। तो किसी भी टाइम पर जो T2 डैश होगा, दैट इज T2 माइनस माइनस क्या बोलूं, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो T2 माइनस इसमें जितना भी डिक्रीज होगा, समझ रहे हो ना? यस Q upon M1 M2S2। हम्म, इसमें जितना भी डिक्रीज होगा वो लिखेंगे। यस सर। अच्छा, और इसका जो T1 डैश होगा, दैट इज T1 प्लस जितना भी इंक्रीज होगा वो लिखेंगे। यस सर। है ना? इसको कुछ अलग सिंबल देना पड़ेगा मुझे, देखते हैं क्या देंगे।
तो जो मुझे जो निकालना है पहले वो देखते हैं। तो जो हमें टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है वो T2 डैश माइनस T1 डैश ही चाहिए ना। यस सर। ये बात समझ आई? हाँ सर। अच्छा। और एक का हीट लॉस दूसरे का हीट गेन होगा, ये समझ आया? हाँ सर। तो किसी भी समय जो हमारा dQ/dt होगा वो होगा K इंटू A अपॉन लेंथ L इंटू KA डेल्टा T, दैट इज T2 माइनस T1, ऐसा कुछ होगा इनिशियली। हाँ सर। अच्छा, तो dt टाइम में जो dq होगा उसको लिखेंगे KA, ध्यान से समझना, अपॉन L T2 माइनस T1 इंटू dt। यह ना dt टाइम में यही हीट लॉस या हीट गेन यस सर। है ना। तो अगर मैं इसको, यही थोड़ा सा इसमें है प्रॉब्लम। अब अगर मैं इसको M2 के लिए देखूं, इसको ध्यान से देखते रहना सब लोग। अगर मैं इसको M2 के लिए देखूं तो मैं क्या लिखूंगा, M2 S2, और इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा ना, तो हाँ T2 सर। माइनस T2 डैश ऐसा कुछ यस सर। इज इक्वल टू KA/L T2 माइनस T1 dt। सर T2 डैश तो एंड का, जहाँ पे जब टाइम T है उसका टेम्परेचर है ना, तो इसको इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा DQ को। नहीं, T2 डैश फाइनल टेम्परेचर नहीं है। किसी भी टाइम पर कोई भी हीट फ्लो अगर dq हुआ है तो ये T2 डैश चेंज होता जाएगा टाइम के साथ, अच्छा ठीक है सर। है ना। तो ये जो मेरा T2 डैश होगा इसको हम लिखेंगे T2 माइनस KA अपॉन M2S2L T1 माइनस T2 dt, ऐसा कुछ। हाँ सर। फॉर M1 के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इसको लिखेंगे M1S1, और ये इंक्रीज करके क्या हो जाएगा T1 डैश माइनस T1 इज इक्वल टू KA/L, सेम स्टोरी T2 माइनस T1 dt। यस सर। तो यहां से मुझे T1 डैश मिलेगा किसी भी टाइम पर KA, सॉरी ऐसा T1 प्लस KA अपॉन M1S1L इंटू, T2 माइनस T1। यहाँ T1 माइनस T2 क्यों लिखा है, यहाँ भी T2 माइनस T1 होगा ना। T2 माइनस T1 dt, ऐसा कुछ। यस सर। ये बात समझ आया? T1 डैश और T2 डैश समझ आया सबको? यस सर। चलो यहाँ तक पहले कॉपी करो।
लिखा है यहाँ तक? नहीं सर। लिखो, इसके आगे थोड़ा कोशिश करो, क्योंकि कंडक्शन में इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं हो सकता है। आगे बढ़े? सर नहीं लिखा अभी तक। हाँ सर, हो गया। हो गया। अब देखो, अभी तो दोनों रॉड के बीच का जो दोनों पॉइंट के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस है, वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू masses dt, ये क्या हो जाएगा? T2 डैश माइनस T1 डैश, ऐसा होगा। हाँ सर। तो T2 डैश माइनस T1 डैश करोगे तो देखो, T2 माइनस T1 सब्ट्रैक्ट किया मैंने, माइनस KA T2 माइनस T1 dt, ये दिख रहा है मुझे। दोनों में कॉमन, हाँ सर। डिवाइडेड बाय L भी दिख रहा है कॉमन, यस सर। माइनस ले लिया तो 1/M2S2 प्लस 1/M1S1, कुछ ऐसा। ऐसा कुछ दिखा? हाँ सर। अच्छा, अब ये T2 माइनस T1 दोनों में कॉमन दिखा मुझे, तो मैं लिख दूंगा 1 माइनस KA/L, साथ ही में 1/M1S1 प्लस 1/M2S2 dt, कुछ ऐसा। इज D कैपिटल T, कुछ ऐसा। हाँ सर। ये बात समझा? समझे सर। सर पहले M2S2 आएगा ना? क्या फर्क पड़ता है, प्लस साइन है तो, ओके सर। है ना। क्या फर्क पड़ता है प्लस साइन है तो, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। अब मुझे यही dt चाहिए, तो dt मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, तो इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस तो T2 माइनस T1 है, और फाइनल टेम्परेचर डिफरेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए मुझे, है ना। यस सर।
तो अब यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करें? सर इंटीग्रेट कर देंगे। हम्म, तो dt वेरीज फ्रॉम t2 माइनस t1 टू सम k जो निकालना है, और दूसरी साइड को टाइम से इंटीग्रेट कर दिया। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसे देखोगे तो इसमें तो dt टर्म दिख ही नहीं रहा ना, तो ये पहला वाला टर्म तो इंटीग्रेशन से अलग हो गया ना, नहीं समझे? वो तो कांस्टेंट रहता है ना सर। क्या होता है? सर ऐसा कांस्टेंट ही तो रहता है, वो तो t2 माइनस t1 को तो बाहर ही निकाल लेंगे हम। ये dt जो आपका है ना, ये dt एक्चुअल में टेम्परेचर डिफरेंस d ऑफ डेल्टा t है, ऐसा समझिए इसको। ये दोनों दोनों मास के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस है ना, हाँ सर। ये दोनों मास के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस है एक्चुअली। हाँ सर, d और डेल्टा t है। इसको मतलब एक्सप्रेस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, और कुछ नहीं। ये d ऑफ डेल्टा t है। चलो यहाँ से इस बात को हम ऐसे कहते हैं, रुक जाओ। जिससे ये बट वो लिखने का तरीका, क्योंकि वेरिएबल समझाना थोड़ा मुश्किल काम है, इसको मैं ऐसे करता हूँ। देखो, सब लोग ध्यान से देखेगा। नहीं, बट ये अलग अलग है। इसके डेल्टा टी में m2s2 है, इसके डेल्टा टी में m1s1 है। अच्छा, सर मुझे अभी भी समझ नहीं आया, हम इंटीग्रेट क्यों नहीं कर सकते। अरे इंटीग्रेट करने के लिए हर एक्सप्रेशन वेरिएबल होना चाहिए ना dt, तो पहला t1 माइनस t2 में कहाँ कोई वेरिएबल है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे? कैसे इंटीग्रेट करोगे? एक मिनट और रुको। ये dq बाई dt इस रेट से हीट फ्लो कर रहा है, ये करेक्ट है। तो dq टाइम में इतना हीट इधर से इधर जाएगा, और ये T2 और ये T1 ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है, यही ना? ये T2 T1 टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो T2 चेंज होके T2 डैश हो गया, T1 चेंज होके T1 डैश हो गया किसी टाइम dt में। हम्म।
एक सेकेंड रुक जाओ। चलो T2 माइनस T1 वर्ड को हटाते हैं। किसी भी समय इन दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस अगर डेल्टा टी है तो इसको ऐसे डेल्टा टी लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये T2 माइनस T1 भी तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना। हाँ सर। तो किसी मोमेंट पर इन दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस, ये क्वेश्चन इजी, एक्चुअल में वेरिएबल अरेंज करने की कहानी है। ऐसा डेल्टा टी लिख देते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये जो dq होगा इसमें से इन दोनों का डेल्टा टी, ये डेल्टा टी क्या है, T2 आई मीन मास M2 और M1 के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस, और यहाँ पर जो डेल्टा टी दिख रहा है ना वो T2 का टेम्परेचर डिफरेंस है, समझ रहे हो। हाँ सर। तो एक मिनट और रुको। तो ये M2 के लिए अगर मैं ऐसे लिखूंगा, M2 के लिए मैं लिखूंगा M2 S2, इसका टेम्परेचर डिफरेंस कैसे समझाऊं, अच्छा हो जाएगा। डेल्टा टी मेरे केस में है T2 डैश माइनस T1 डैश एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यस सर। है ना। तो जब ये T2 डैश है उस समय इसका टेम्परेचर जो चेंज होगा वो टेम्परेचर चेंज होगा T2 डैश माइनस इसको समझना भी, मतलब वेरिएबल ही अरेंज करने की कहानी है। मास M2 के लिए dt टाइम में जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा दैट इज दो हीट होगा M2 S2 डेल्टा T2 लिख देते हैं ऐसे, डेल्टा T2 डैश, ये हो जाएगा KA अपॉन L डेल्टा T, और डेल्टा T हमने किसको बनाया है, T2 डैश माइनस T1 डैश को, याद रहे। इसी तरह M1 के लिए लिखेंगे तो यहां से मुझे डेल्टा T2 डैश, हाँ अब आ गया बेटा, मुझे लगता है अब आ जाएगा, इंटू dt भी यहाँ आएगा ना, है ना। तो डेल्टा T2 डैश को मैं लिख दूंगा KA डेल्टा T अपॉन L, KA डेल्टा T अपॉन L dt। इसी तरह इस साइड क्या हो जाएगा, M1 के लिए अगर करेंगे तो सर वो नहीं लिखा आपने क्या, सर, वो डेल्टा T2 डैश का M2S2। अरे हाँ नीचे M2S2 लिख दो। इसी तरह इधर लिखेंगे तो M1S1 ये हो जाएगा डेल्टा T1 डैश, मतलब T1 डैश में जो चेंज हुआ है, ठीक है, हाँ सर। इज इक्वल टू KA डेल्टा T dt डिवाइडेड बाय L। हाँ सर। तो यहां से मुझे डेल्टा T1 डैश ये मिल जाएगा KA डेल्टा T dt अपॉन M1S1L, ये समझ आया। हाँ सर। ये हुआ 2 में टेम्परेचर चेंज, ध्यान से समझो इस बात को। टेम्परेचर चेंज इन M2 इन एनी टाइम dt, हाँ सर। और ये हुआ टेम्परेचर चेंज इन M1 इन एनी टाइम dt, है ना। यस सर।
और ये डिक्रीज करेगा, ये मैं तो केवल मैग्नीट्यूड लिया हूं, याद रहे, ये डिक्रीज करेगा और ये इंक्रीज करेगा। हाँ सर। यही अब समझना है। अब जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनो। तो दोनों के बीच टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया? मतलब 2 वाले में 2 का टेम्परेचर डेल्टा T2 से डिक्रीज कर गया और 1 का टेम्परेचर डेल्टा T1 से इंक्रीज कर गया। तो इन दोनों के बीच टेम्परेचर डिफरेंस में कितने का चेंज हुआ? डेल्टा T2 डैश माइनस डेल्टा T1 डैश। तो अगर मैं बोलता हूं ऐसे कि ऐसे समझो, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, यही तुम नहीं समझ रहे हो। हाँ सर, प्लस प्लस होगा। जैसे ये 2 रुपए, ऐसे समझो, ये 2 रुपए इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, और ये 1 रुपए इंक्रीज किया, तो दोनों में डिफरेंस 3 रुपए का हुआ ना, मैग्नीट्यूड में ऐड होगा ना। हाँ सर, समझे समझे। पक्का? सर T2 डैश माइनस T2 डेल्टा T2 डैश, वो सब बोल। ये बात सब लोग समझे? हाँ सर। सो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी या बिटवीन M1 एंड M2 ऐसा कह देते हैं, ठीक है? हाँ सर। तो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन M1 एंड M2 को हम ऐसा लिखेंगे, D ऑफ डेल्टा T इज इक्वल टू, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो KA डेल्टा T कॉमन, अच्छा DT भी कॉमन, L भी कॉमन, 1/M1S1 प्लस 1/M2S2। ये एक्सप्रेशन समझे आप लोग? यस सर। कोई दिक्कत है तो बताओ इस एक्सप्रेशन में। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन M1 M2 जो आएगा वही डेल्टा T यहां है, तो ये D ऑफ डेल्टा T वही है, ठीक है? हाँ सर। तो D ऑफ डेल्टा T डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू KA बाय L 1/M1S1। अभी कॉपी मत करना, मैं फाइनली आंसर मैच कर लूंगा तब करना है, क्योंकि थोड़ा सा ये वेरिएबल अरेंज करने की कहानी है। DT, इसको दोनों ओर अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो T इज इक्वल टू 0 पर टेम्परेचर डिफरेंस वाज T2 माइनस T1 हाँ सर। and T is equal to T पर टेम्परेचर डिफरेंस whatever it is need to be calculated, वही बोला है ना? हाँ सर। Find the temperature difference between two body as a function of time, यही हुआ? यस सर। तो ये हो जाएगा मेरा ln ऑफ डेल्टा T अपॉन T2 माइनस T1, दिस इज इक्वल टू KA अपॉन L 1/M1S1 प्लस 1/M2S2, सब कांस्टेंट है, देखने में बड़ा लगता है, इंटू T, ऐसा होगा? हाँ सर। तो मेरा डेल्टा T को मैं ऐसे लिख सकता हूं, T2 माइनस T1 इंटू E टू द पावर KA बाई L। गलत है, ये गलत का है, मैं बता देता हूं, एक साइन का मिस्टेक आ रहा है कहीं ना कहीं। हमें ये आंसर आ रहा है, ये आंसर आप समझे कि यही आ रहा है? समझे सर, समझे। यस सर। लेकिन मिस्टेक है, ये मुझे यहीं से पता चल गया। मिस्टेक ये है कि दोनों के बीच टेम्परेचर डिफरेंस तो टाइम के साथ डिक्रीज करना चाहिए ना, हाँ सर। यहाँ इंक्रीज कर रहा है, तो एक्चुअल में यहाँ एक माइनस साइन आएगा। इस बात को कैसे पुट करते हैं वो देखते हैं। यह है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन M1 एंड M2। ध्यान से सुना सब, बहुत मजेदार चीज है। मतलब यहाँ 2 का इनिशियली ज्यादा था, 1 का कम था, है ना? तो टेम्परेचर डिफरेंस इन 2 माइनस टेम्परेचर डिफरेंस इन 1,
राइट? बोलो। तो 2 का तो डिक्रीज कर रहा है ना, मैं ऐसा सोचता हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे 2 का टेम्परेचर 2 यूनिट से डिक्रीज कर रहा है और 1 का टेम्परेचर 1 यूनिट से इंक्रीज कर रहा है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 3 यूनिट से डिक्रीज करेगा ना। तो 3 यूनिट से डिक्रीज करेगा। हाँ भाई, 2 का टेम्परेचर 2 यूनिट से डिक्रीज कर रहा है, देखो नीचे। हाँ सर, 3 यूनिट से कम होगा। हाँ और सर। और 1 का मान लो 1 यूनिट से इंक्रीज कर रहा है, तो 2 और 1 के बीच का डिफरेंस 3 यूनिट से डिक्रीज कर रहा है। हाँ सर। तो यहां पर माइनस साइन लिखेंगे। यस सर। तो यहां पर माइनस लिखेंगे, तो यहां पर माइनस लिखेंगे, और यहां पर माइनस लिखेंगे, और ये हमारा आंसर है जो कि करेक्ट है। ऐसा नहीं कि आंसर मिलाने के लिए, जैसे ही मैं इस स्टेप पे आया तो डेल्टा टी टाइम, अगर यहाँ माइनस नहीं है तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का टेम्परेचर टाइम के साथ इंक्रीज करता हुआ दिख रहा है ना। हाँ सर। वो तो होगा नहीं, टाइम के साथ डिक्रीज करेगा। तो यहां से हम सोचेंगे कि गलती क्या किए, तो दिख जाएगा कि टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन M1 एंड M2 डिक्रीज हो रहा है। हम तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिए है ना, और वो डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस साइन आएगा, है ना। हाँ सर। और नहीं तो डेल्टा टी को ही हम, आई मीन डी डेल्टा टी जो लिखे हैं उसी को माइनस ऑफ डी डेल्टा टी बोल सकते हैं, कि किस अमाउंट से डिक्रीज हो रहा है, दोनों में से कोई एक। क्लियर है? हाँ सर। तो समझ के एक स्टेप अपने लैंग्वेज में कॉपी कर लो। इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन कंडक्शन में नहीं हो सकता। सर पहले वाला मेथड गलत किधर था? सर वो भी तो वही ढूंढ रहा था कि जो डेल्टा टी है वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है। हाँ, क्या बोल रहे हो? सर पहले मेथड में गलत क्या था, समझ नहीं आ रहा। सर वो भी तो डेल्टा टी को नहीं, उसमें गलत की बात नहीं है। उसमें T1 और T2 जो मैंने लिख दिया था टेम्परेचर, वो तो इनिशियल है ना, वो भी तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना। तो T1 T2 की जगह ये T2 डैश माइनस T1 डैश होगा। पहले मैंने इसको T2 माइनस T1 लिखा था तो वो कांस्टेंट दिखने लगा था।
जबकि T2 और T1 ये दोनों भी तो टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं ना। तो बस इनिशियल मोमेंट का लिया था ना सर हमने तब। तो इनिशियली क्यों लिया, मतलब जब कोई चीज वेरी कर रहा है तो इनिशियली क्यों लेंगे? इसी यहाँ इनिशियली लिया तो देखो T=0 पर ये T2 - T1 है। हाँ सर सही है। आगे बढ़े? नहीं सर नहीं लिखा। जल्दी जल्दी लिख, 2 मिनट और। एक और छोटा सा चीज पढ़ा देता हूँ, 5 मिनट का काम है। सर टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा M1 और M2 पे एट एनी पॉइंट सर वो T2 डैश माइनस T1 डैश प्लस डेल्टा T2 डैश प्लस डेल्टा T1 डैश होगा सर। सर नहीं, क्योंकि सर क्यों नहीं? T=0 पर देखो, T=0 इस एक्सप्रेशन में पुट करो, T2 - T1 मिल रहा है। सर T इक्वल और तुम जो बोल रही हो उसमें करो, समझा कुछ? चलो आगे बढ़ते हैं। सर नहीं समझा। तो सोच।
formation of ice layer on the surface of lake या वाटर बॉडी, कुछ भी बोल दो। तो किसी भी लेक या वाटर बॉडी पर जो आइस फॉर्म होता है, देखोगे वो ऊपर से नीचे होता है या नीचे से ऊपर? बोलो। ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे होता है। सर आपको ये कैसे पता? मान लो नहीं पता, कब होता है कब होता है आई मीन वाटर बॉडी में आइस का फ्रीजिंग? जब सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 से कम होता है, ये तो पता है। हाँ सर। हाँ सर। सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लो -T डिग्री सेल्सियस है। तो प्रोसेस क्या है, वाटर, अगर ये वाटर है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही रहेगा, है ना। वाटर का मिनिमम टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस ही हो सकता है ना। यस सर। तो ये 0 पर है और ये -T पर है, मतलब हीट का फ्लो वाटर से सराउंडिंग होगा। यस सर। तो वाटर अगर हीट फ्लो करेगा तो वाटर क्या बनेगा? आइस बनेगा। हाँ सर। तो वाटर कुछ आइस बन गया, इतना आइस बनने के बाद फिर बाहर का टेम्परेचर अभी भी कम है, तो और इतना आइस बनेगा थोड़ा, और कम है तो और इस तरह से वाटर लेयर ऊपर से नीचे इंक्रीज करता रहेगा, आइस का लेयर, है ना। यस सर। तो किसी मोमेंट पर मान लो थिकनेस x बन चुका है और आइस की थर्मल कंडक्टिविटी k है, तो इसके नीचे जो वाटर होगा वो तो 0 पर ही होगा, न कम न ज्यादा, क्योंकि दिस इज द ओनली टेम्परेचर एट विच बोथ आइस एंड वाटर कैन कोएग्जिस्ट टुगेदर। तो किसी भी टाइम पर फ्रॉम वाटर टू सराउंडिंग जो हीट फ्लो हो रहा है वो क्या होगा, dQ/dt इज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस इनटू सरफेस एरिया ऑफ लेक इनटू T/x, यही होगा अगर x थिकनेस आइस जम चुका है तो। ऐसा होगा, बोलो। सर बॉटम से फॉर्मेशन क्यों नहीं शुरू होगा सर? अरे बेवकूफ, बॉटम से फॉर्मेशन होगा तो बॉटम के ऊपर अगर आइस है, सॉरी बॉटम के ऊपर अगर वाटर है तब तो वो 0 पर ही है ना, तो 0 से 0 कैसे हीट जाएगा? वाटर 0 से नीचे नहीं हो सकता। सही है सर। तो अगर बॉटम में आइस है और तुम कह रहे हो ऊपर वाटर है, तो नीचे आइस और ऊपर वाटर, ऐसा कैसे होगा? नहीं होगा सर। है ना। तो किसी भी dt टाइम में इतना हीट लॉस हुआ, इस हीट लॉस से क्या होगा, फिर dx थिकनेस ऑफ आइस लेयर ऐड होगा, दैट इज मास ऑफ आइस into latent heat of fusion of ice is equal to K of ice AT divided by x dt। mass of ice क्या होगा, density of ice into surface area A into thickness dx into latent heat of fusion LF is equal to thermal conductivity of ice into A into T अपॉन x dt। ये एरिया कैंसिल हुआ, है ना। तो यहां से मुझे मिला x dx इज इक्वल टू k इंटू टी अपॉन डेंसिटी इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इंटू dt।
इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दो, तो कितने टाइम में कितना थिकनेस फॉर्म होगा समझ आ जाएगा, है ना। कोई Yes, sir. फॉर्मूला नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है, याद रहे। तो ये हो गया इंटीग्रल x dx इज इक्वल टू के टी अपॉन डेंसिटी इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इंटीग्रल dt। तो कितने टाइम में कोई भी इनिशियल थिकनेस से फाइनल थिकनेस तक आइस लेयर का फॉर्मेशन होगा, वो हम लोग निकाल सकते हैं। मैं 5 बार बोलूंगा, ये फॉर्मूला नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व, ये एरिया नहीं है, टेम्परेचर टी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक तरीका है, ठीक है। आई बात समझ में। हाँ सर। तो कुछ प्रॉब्लम इस तरह के मिलेंगे, उसमें हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा होगा, कोई फॉर्मूला नहीं है। एससीबी में 2 क्वेश्चन होंगे शायद, क्वेश्चन नंबर 14 और 15। तो वो क्या, वो तो जस्ट जैसा कर दिया हूबहू यही है, बट थोड़ा सा इससे, और जेई में भी पूछ चुका है। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, और जिसका जिसका हो जाए जा सकते हो। आज के लिए इतना ही। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. या बाय। ये कॉपी कर लीजिए पहले। सर तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि आइस सा लेयर ऑफ इंसुलेशन जैसा फॉर्म कर जाएगा? लेयर ऑफ इंसुलेशन क्या है, कौन सा फिजिक्स बता रही है, मुझे नहीं मालूम। आइस, आइस हीट का कंडक्टर होता है, तो इंसुलेटर कैसे बनेगा। सर वैसा इंसुलेटर नहीं तो सर, मतलब आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री है, उसके नीचे वाला वाटर भी 0 डिग्री पे है ना, तो फिर हाँ, तो हीट फ्लो नहीं हो पाएगा फिर बाहर की तरफ। अरे बाहर का सराउंडिंग का टेम्परेचर तो नेगेटिव है ना, अच्छा सर। सराउंडिंग का टेम्परेचर भी 0 अगर हो गया तो नहीं होगा फ्लो। सर लेकिन आइस का सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर, सीधी सी बात है, सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 से ज्यादा हो गया तो आइस मेल्ट करेगा। हाँ सर। 0 है तो कुछ थिकनेस इंक्रीज नहीं करेगा, 0 से कम है तो फर्दर थिकनेस इंक्रीज करेगा आइस का, है ना। सर आइस का टेम्परेचर कम नहीं होगा? क्या बोल रहे हो, अरे गधे, आइस का टेम्परेचर अगर कम हुआ तो आइस अपना टेम्परेचर कम करने के लिए हीट रिलीज करेगा, यही कहना चाह रही हो ना। हाँ सर। तो वो तो जब पूरा वाटर आइस बन गया उसके बाद की कहानी है। अभी तो वाटर अपना हीट रिलीज करके आइस बन सकता है ना। और सर आइस उस हीट का क्या करेगा? आइस इस हीट को कंडक्ट करके बाहर ले जा रहा है। अरे आइस अपना हीट लूज कब करेगा, तुम लोग एकदम कॉमन सेंस गायब रहता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अपना हीट कब लूज करेगा, क्यों करेगा, पहले तो ये बात आती है। सर जब बोलो बाहर ठंडा होता है ज्यादा, क्या हुआ। जब बाहर ज्यादा ठंडा होगा। ये तो फिर तुम साइंस पढ़ते पढ़ते ना कुछ कुछ बोलने लग जाते हो तुम लोग। बाहर ज्यादा ठंडा होगा मतलब बाहर का टेम्परेचर अगर 0 से कम है, जैसे तुम्हारा फ्रिज है, यस सर। फ्रिज के अंदर फ्रीजर है, उसका टेम्परेचर 0 से कम है, हाँ सर। तो उसमें पानी डालोगे तो आइस बनेगा कि आइस मेल्ट होगा, बनेगा। बनेगा। तो तुम्हारा जो फ्रीजर का मतलब है सराउंडिंग, उसका टेम्परेचर नेगेटिव है, हाँ सर। तो वहां पर जो पानी पहले से है वो आइस में कन्वर्ट होगा, हाँ सर। तो हो रहा है। क्या समस्या है इसमें तुम्हें।
आया समझ में? सराउंडिंग का टेम्परेचर -T°C, मतलब तुम्हारा फ्रीजर हो गया। तो फ्रीजर में आइस मेल्ट करेगा, मतलब क्या मतलब है? आइस कब मेल्ट करेगा? जब बाहर का सराउंडिंग पॉजिटिव हो गया, कुछ मान लो 2 डिग्री या 1 डिग्री हो गया, तो अब ये अपना हीट लूज करे, क्योंकि उसको हीट लूज करने के लिए हीट दे कौन रहा है आइस को मेल्ट करने के लिए? पानी। वही तो समझा रहा हूं। तो पानी तो अपना हीट लूज करके आइस ही बन रहा है ना। हाँ सर, हाँ पानी हीट दिया तो आइस ही बना ना। समझ गया सर। थैंक यू सर।